कहानी की शुरुआत में वानिशा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसका इलाज एक साइकेट्रिस्ट द्वारा किया जा रहा था। पिछले साल हुई दर्दनाक घटना के बाद से वह लगातार एक डरावने सपने में फंसी हुई है। उसके सपनों में वह बार बार एबाडॉन होटल वाले घर में पहुंच जाती है। डॉक्टर के अनुसार यह एक मानसिक आघात के बाद होने वाला असर है, लेकिन वानिशा कभी भी उस हादसे की पूरी सच्चाई बताना नहीं चाहती। उसके सपनों में एबाडॉन होटल के सभी मरे हुए लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और वही पुरानी घटनाएं दोहराते हैं। कुछ लड़कियां उसे नोटिस करती हैं और उसके पास आने लगती हैं। वानिशा जब इधर उधर देखती है तो उसे सिर्फ दीवार के पीछे एक मास्क वाला पीला चेहरा दिखाई देता है। यह सपना इतना असली लगता है कि वह समझ ही नहीं पाती कि क्या सच है और क्या सपना। डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि हाल ही में कई मरीजों को ऐसे बहुत रियल और डरावने सपने आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग जागते हुए भी ऐसी चीजें देखने लगे हैं जो असल में वहां होती ही नहीं है। उदाहरण के लिए, बाहर वेट कर रहा एक मरीज बॉबी डॉक्टर से मिलने के बाद जब वानिशा घर लौट रही होती है तो उसे अचानक वही जोकर दिखाई देता है जिससे वह पहले होटल में मिल चुकी थी। वह ऊपर देखती है, लेकिन उसमें कोई भी जिंदगी का संकेत नहीं होता। उसे नहीं पता था कि उसे बहुत पहले ही एक श्राप लग चुका है। बॉबी वानिशा से उसके बुरे सपनों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक लाल बेसबॉल पर पड़ती है। बॉबी जल्दी से उस बेसबॉल को दूर फेंक देता है, लेकिन शाम को जब वह फिर से देखता है तो वही बेसबॉल उसके बिस्तर पर रखा होता है। बॉबी डर जाता है और वह गुस्से में एक हथौड़ा उठाता है और सोचता है कि जिसने भी उसके साथ यह खेल खेला है उसे सजा देगा। लेकिन उसी समय रिकॉर्डिंग के लिए रखा मोबाइल फोन अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सीढ़ियों के नीचे उसे एक अजीब जोकर दिखाई देता है। बॉबी डर से कांप उठता है। वह खुद को समझाता है कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है और उसके पास से गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे कदमों की आवाज आने लगती है और जोकर उसका लगातार पीछा करने लगता है। जैसे ही बॉबी पीछे मुड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक दुख भरा सीन बचता है। इस केस को देख रहे साइकोलॉजिस्ट तुरंत वानिशा को कॉल करते हैं और उसे बॉबी की मौत की खबर देते हैं। मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया था। डॉक्टर बताते हैं कि बॉबी के लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वानिशा के हैं। जब वानिशा को फोन किया जाता है तो उसे सिर्फ एक ही चेतावनी दी जाती है, बहुत सावधान रहना। घर लौटते समय वानिशा को फिर से वही जोकर दिखाई देता है। इस बार भी वह कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जैसे ही वानिशा पीछे मुड़ती है उसे महसूस होता है कि उसका सिर धीरे धीरे घूमकर उसे देख रहा है और फिर अचानक वह जोकर गायब हो जाता है। डरी हुई वानिशा वापस अपनी सराय में लौट आती है। बॉबी की मौत की खबर भी बहुत अचानक और रहस्यमयी थी। एक लोकल निवासी होने के कारण ऐसा लगता था कि उसे उस श्राप से जुड़ी कुछ अफवाहों का पता था, लेकिन परेशान वानिशा उन आवाजों पर ध्यान नहीं देती जो उसके पीछे चल रही थी। अब सिर्फ शराब ही उसके दुख को थोड़ा कम कर सकती थी। जैसे ही वह आंखें बंद करती है, वह फिर से सपने में एबाडॉन होटल पहुंच जाती है। वह एक लड़की से डरकर एक गोदाम में छिप जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि एक डरावना जोकर पहले से ही उसके पीछे है। बाहर की आवाजों के बीच वह सिर्फ उस लड़की का डर से भरा चेहरा देखती है। लड़की कहती है, वे फिर से तुम्हारे पास आएंगे और इस बार वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऊपर की मंजिल पर बाथरूम के पास दो लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे होते हैं, लेकिन वानिशा जानती है कि वे दोनों मर चुके हैं। तभी माइक उसे अचानक जगाता है और बताता है कि बाहर एक विजिटर आया है। उसका नाम एली है। वह लिंगी मैगजीन की रिपोर्टर है। एली वानिशा की इस बात की तारीफ करती है कि वह इतने सालों से उसी होटल में रह रही है, लेकिन वानिशा अपने अतीत के बारे में बात करने से इनकार कर देती है। एली असल में इस पूरी घटना की सच्चाई जानने आई है। 1989 में कुछ शराबी युवा एक ट्रक में सफर कर रहे थे। रास्ता भटककर वे एक अम्यूजमेंट पार्क के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने गलती से उसकी बहन मैरी को टक्कर मार दी। मैरी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद 1993 में बॉबी के पिता अचानक गायब हो गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया और आखिरी बार उन्हें उसी अम्यूजमेंट पार्क के पास देखा गया था जहां यह पूरी दुर्घटना हुई थी। और यही उस कहानी का पहला बड़ा रहस्य था, और वह ट्रक ड्राइवर जिसने मैरी को टक्कर मारी थी। कुछ सालों बाद उसी ट्रक में मौजूद सभी लोग एक भयानक दुर्घटना में मारे गए, और सबसे अजीब बात यह थी कि उनके वंशज में भी कोई नहीं बच पाया। इनमें 2009 की एबाडॉन होटल वाली लड़की भी शामिल थी। और सबसे डरावनी बात, हर एक शव के पास एक लाल बेसबॉल पाया गया था जिसमें बॉबी का परिवार भी शामिल था।
वानिशा यह सब सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। आखिर उसका और उसके परिवार का उस ट्रक से कोई संबंध नहीं था। लेकिन एली उसे समझाती है, एबाडोन होटल हादसे के बाद भी तुम इस शहर में क्यों रुकी रही, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। इसके बाद एली उस ट्रक में मौजूद सभी यात्रियों की लिस्ट निकालती है। उनमें से एक नाम उसके पति के पिता का भी था। अब हालात ऐसे थे कि उसका अपने पति से तलाक होने वाला था और वह उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। एली उसे सिर्फ एक बार और कोशिश करने के लिए कहती है। इसके बाद वह अपने दोस्त से मदद लेने जाती है। जाने से पहले एली वानिशा के तितली वाले हार को नोटिस करती है। वानिशा समझाती है, यह मेरी मां ने मुझे और मेरे जुड़वा भाई को दिया था। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसका भाई जन्म के समय ही नहीं बच पाया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसके पति ने फोन उठा लिया। उसे लगा कि वानिशा तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए मान गई है, लेकिन असल में वानिशा उसे गालियां दे रही थी। हालांकि वानिशा उसके ससुर की अचानक मौत का जिक्र करके घबरा रही थी, लेकिन उसके पति ने सोचा कि वह शायद नशे में है। फोन रखने के बाद वानिशा और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह ऊपर देखती है और अचानक उसे लगता है कि कमरे में एक एक्स्ट्रा गेस्ट मौजूद है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, जब तक कि उसे उसकी पीली बाह पर एक गहरा घाव नहीं दिख जाता। उस पल उसके हाथ मेज पर रखे होते हैं और वहां सिर्फ लाल खून की 2 धारें दिखाई देती हैं। वानिशा डर के मारे रोने लगती है। खुशकिस्मती से माइक अब भी वहां मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही वानिशा पीछे मुड़ती है, वह अजीब लड़की अचानक गायब हो चुका होता है। माइक उससे पूछना चाहता है कि उसने क्या देखा, लेकिन वानिशा बहुत डर चुकी होती है और वहां से भाग जाती है। उसी समय उसका पति ऑफिस में ओवरटाइम काम कर रहा होता है। अचानक उसके सामने एक लाल बेसबॉल गिरता है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन ऑफिस में कोई नहीं होता। तभी उसे अपने पीछे लकड़ी के फर्श की चरमराहट सुनाई देती है और फिर वह गलियारे में एक जोकर को चलता हुआ देखता है। वह एक कदम भी आगे बढ़ाने से डर जाता है और जोकर भी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उसका पति बहुत डर जाता है, लेकिन जोकर उस पर हमला नहीं करता। वह डर के मारे पीछे मुड़कर भाग जाता है, लेकिन कंपनी का बैक डोर बंद होता है। डरी हुई वानिशा अकेले घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह सिर्फ अपने रूममेट के साथ कार मूवी थिएटर तक जाती है। रूममेट का इंतजार करते समय स्क्रीन पर चल रही फिल्म अचानक एबेडोन होटल की तस्वीर में बदल जाती है। युवा वानिशा कहती है, वे आ रहे हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अपने पीछे देखो। वानिशा डर जाती है और रियर व्यू मिरर में देखती है और जैसा उसने सोचा था, उसे वहीं रंग बिरंगा जोकर दिखाई देता है। वह डर के मारे चीखते हुए कार से बाहर भाग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन जब लोग कार का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो जोकर फिर से गायब हो चुका होता है। वानिशा अपने रूममेट की बाहों में रो रही होती है। घर लौटने के बाद भी वह बेहद डरी हुई रहती है। रूममेट उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डर कम नहीं होता और उसी रात सपने में वानिशा फिर से उसी होटल में पहुंच जाती है। जब वानिशा नींद से जागती है तो उसे अपने पीछे किसी बहुत डरावनी मौजूदगी का एहसास होता है। वह डर के मारे जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाती है, लेकिन उसके पैर बाहर दिखाई देते रहते हैं। वह धीरे धीरे ऊपर देखती है और उसी पल इतनी डर जाती है कि फिर से झटका लगने जैसा महसूस होता है। उसकी रूममेट तुरंत उसकी हालत देखने आती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसी समय वानिशा फर्श से एक लाल बेसबॉल उठा लेती है। उधर एली देर रात अपने पिता के घर पहुंचती है और उनसे मैकुलस हवेली जाकर दुष्ट आत्मा को भगाने की विनती करती है। उसके पिता इस मामले को पहले से जानते थे। असल में वह उन 2 पादरियों प्रीस्ट्स में से एक थे जिन्हें वानिशा के केस में एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाया गया था। एली समझाती है कि उस दुखद घटना के बाद से वानिशा कई श्रापों से घिर चुकी है, लेकिन उसके पिता उस डरावनी जगह पर वापस जाना नहीं चाहते और एली को भी वहां जाने से मना करते हैं। जाने से पहले एली सख्ती से कहती है, बुराई की जीत की एक ही शर्त होती है कि अच्छे लोग कुछ न करें। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो, वह अगले दिन वहां जरूर जाएगी और सच्चाई पता लगाएगी। अगली सुबह एली वानिशा के लिए एक बॉक्स लेकर आती है। उस बॉक्स में जांच के दौरान मिले सारे सबूत और सुराग होते हैं। उसमें जोकर की 2 तस्वीरें भी होती हैं। तस्वीरों के पीछे एक अजीब नंबर लिखा होता है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया था। एली वानिशा से कहती है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए यह अपने पास रखे और फिर वह चली जाती है। उसी समय एली अकेले हवेली की ओर निकल पड़ती है। इधर वानिशा को माइक का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे अबार्डन होटल लाने के लिए कहा गया होता है।
हवेली का मैनेजर एली के इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने से खुश था, क्योंकि अब तक 3 लोगों की मौत के बाद लोग उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे थे। बातचीत के दौरान एली के पिता तेजी से वहां पहुंच जाते हैं। यह उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी थी। एली धीरे धीरे डरते हुए अंदर जाती है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसे कई जगह जोकर दिखाई देते हैं, कुछ बाहर, कुछ गलियारे में बैठे हुए। वह डर जाती है, लेकिन उसके पिता उसे ऊपर वाले कमरे की जांच करने के लिए ले जाते हैं। जैसे ही वे बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, पीछे से एक अजीब चरमराहट की आवाज आती है, लेकिन पीछे देखने पर कुछ भी नहीं होता। कमरे के अंदर एक खून से सना हुआ शव पड़ा होता है। एली घबराकर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वह कांपते हुए गलियारे में आगे बढ़ती है, जहां उसे दीवार के कोने में एक और लाश दिखाई देती है। वह डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन एली जब ध्यान से देखती है तो वह पूरी तरह हिल जाती है। उसके पिता उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि प्रतिक्रिया मत दो। वह एक क्रॉस निकालते हैं और समझाते हैं, यह सब तुम्हें डराने के लिए इल्यूजन है। जब तक तुम डटे रहोगी, यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा उन्होंने कहा, लाशें कोई हमला नहीं करती, वे बस वहां खड़ी रहती हैं और उन्हें जाते हुए देखती हैं। एली मुड़कर दूसरे कमरे में जाती है। वहां उसे एक महिला दिखाई देती है जो स्क्रीन पर एली से बात कर रही होती है। वह महिला कहती है कि वह मर चुकी है और उसकी आत्मा अंधेरे और दर्द में फंसी हुई है। स्क्रीन पर मौजूद एली उसे देखकर ईर्ष्या महसूस करती है और उसके साथ जाने की इच्छा जताती है। वह महिला एली का स्वागत करती है, लेकिन असल में यह सब भ्रम था, क्योंकि असली एली उसके पीछे खड़ी होती है। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि किसी भी चीज पर रिएक्ट मत करना। एली धीरे धीरे पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां खड़ी महिला की गर्दन टूटी हुई होती है और वह अजीब तरह से उसे घूर रही होती है। अब एली का डर और बढ़ जाता है। उसके पिता बताते हैं कि यही इस हवेली का असली मकसद है, लोगों के डर को तोड़ना। वे दोनों नीचे पहली मंजिल पर जाते हैं और रिचुअल के लिए एक सही रूम ढूंढते हैं। कमरे में कोई गंदगी या असामान्यता नहीं होती, सब कुछ शांत लगता है। उसके पिता पवित्र जल छिड़कते हैं और बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। एली से वे ऑल्टर तैयार करने को कहते हैं। धीरे धीरे पूरी हवेली जैसे रिएक्ट करने लगती है, दीवारें कांपती हैं और अजीब आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही एली तैयारी पूरी करती है, उसकी नजर अचानक एक ताबूत पर पड़ती है, जिसे पहले बाहर से लाया गया था। उसके पिता उसे इग्नोर करने को कहते हैं और रिचुअल पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी एली देखती है कि ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे अपने आप उठ रहा है। वह जल्दी से मोमबत्तियां जलाने लगती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो ताबूत के अंदर का शव उठ चुका होता है। वह शव अपनी पूरी खुली आंखों से एली को घूर रहा होता है। एली डर के मारे हिल भी नहीं पाती, सिर्फ उसके पिता बाइबल पढ़ते रहते हैं। तभी अचानक सामने एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई डरावनी आकृति प्रकट होती है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा होता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी भयानक होती है कि एली का आधा चेहरा खून से भर जाता है। यह दृश्य देखकर उसके पिता भी पूरी तरह हिल जाते हैं और वहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। अचानक उसके पीछे मौजूद शव धीरे धीरे और करीब आने लगता है। ताबूत के ढक्कन पर लगा खून जैसे उसके पिता के कानों में फुसफुसा रहा हो। एक आवाज गूंजती है, माफ करना, यहां कोई स्वर्ग नहीं है, यहां सिर्फ हमारा खून है। इसके बावजूद उसके पिता मुश्किल से बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी मोमबत्ती पकड़े हुए हाथ अचानक उनका गला पकड़ लेता है और उनकी आवाज बंद हो जाती है। एली अपने ही पिता को दम घुटते और खून बहते हुए मरते देखती है। वह डर के मारे चीखती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी गलियारे में मौजूद जोकर अचानक खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। रात पूरी तरह घिर चुकी थी। अंधेरे हवेली में सिर्फ एली की आखिरी चीख गूंजती है। कहानी फिर से वानिशा के पास लौटती है। वह माइक को एक सुनसान जगह पर पाती है, जहां वह काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। जब वह छोटी थी, तब वह अपने दोस्तों के साथ साहसिक खेल खेलती थी और शर्त लगाती थी कि कौन बार्टन होटल की खिड़कियों में झांकने की हिम्मत करेगा। लेकिन उस भयानक हादसे के बाद माइक के अलावा कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने होटल से आती हुई डरावनी चीखें सुनी थीं। दरवाजे के अंधेरे में उसे एक आकृति हाथ हिलाती दिखी और वह डरकर भाग गया था। इसके बाद हर बार जब वह आधी रात को जागता तो कमरे में एक मृत लड़की दिखाई देती थी और पास में एक फोन नंबर होता था जिस पर माइक हर दिन कॉल करता था। माइक को पता चलता है कि वह नंबर कार्मेल से जुड़ा हुआ है और अब उसके हाथ में एक लाल बेसबॉल भी आ जाता है। वानिशा समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है। माइक स्वीकार करता है कि उसका दादा भी उसी ट्रक में था
यह एक खून का श्राप है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। वह अपने परिवार को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन भूतों द्वारा मारे जाने से बेहतर वह अपनी किस्मत खुद खत्म करना चाहता था। वानिशा जब देखती है कि माइक अपनी बंदूक सूरज की तरफ ताने खड़ा है तो वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माइक मना कर देता है और उसे कहता है कि वह पीछे मुड़कर न देखे। वानिशा सिर्फ चीखती रहती है और फिर एक गोली चलने की आवाज आती है। उसके बाद वानिशा खुद को कारमाइकल हवेली में पाती है। वहां पहले की जांचों की परछाइयां फिर से उसके सामने आने लगती हैं। एक कार में काले कपड़े पहना एक आदमी भी मौजूद होता है। वानिशा उसे आवाज देती है, लेकिन वह बिना रुके वहां से चला जाता है। कुछ ही पल बाद उसे माइक की लाश दिखाई देती है। वह डर कर वापस होटल लौट आती है। तभी उसकी नजर एली द्वारा छोड़ी गई जानकारी पर पड़ती है। लिफाफे पर लिखा होता है कि दोनों जोकर गर्भवती बेवर्ली को ढूंढ रहे हैं और उसे वापस लाना चाहते हैं। वानिशा अनुमान लगाती है कि वह शायद अबार्डन होटल में छिपी हुई है। फाइल के पीछे लिखा कोड उसे उस नंबर की याद दिलाता है जो उसने बेसमेंट में देखा था। तभी अचानक माइक फिर से उसके सामने प्रकट होता है। वह एली और उसके पिता की असफलता के बारे में बताता है और फिर एक बड़ा सच सामने आता है। लोनली हाउस असल में कारमाइकल हवेली नहीं थी, बल्कि वह जगह थी जहां वानिशा खुद रहती थी। यह सुनकर वानिशा को अचानक क्रॉस वाला घर याद आ जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। अपने सपने में वह फिर से उसी घर से बाहर निकलती है। आगे की कहानी में पता चलता है कि दुर्घटना के बाद पीड़िता की बहन चाहती थी कि उसका भाई अंतिम संस्कार में प्रार्थना करे, लेकिन पैट, जिसने उस हादसे में अपनी जान बचाई थी, उसने साफ मना कर दिया। इसके बजाय वह चाहती थी कि हर कोई इसकी कीमत चुकाए, हर एक इंसान। बाद में वह कारमाइकल हवेली के मैनेजर द्वारा बनाए गए एक दुष्ट कल्ट में शामिल हो जाती है। मैनेजर उसे बताता है कि अगर वह दूसरी दुनिया में जाएगी तो उसे अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि दूसरे जोकर का खून अब भी जमीन में दफन होना चाहिए। पैट पूछना चाहती है कि वह कहां दफन है, लेकिन मैनेजर उसे चुप करा देता है क्योंकि उसने उनकी बात सुन ली थी। पैट समझ नहीं पाती कि कोई उन्हें कैसे सुन सकता है। मैनेजर यह भी बताता है कि वह उन्हीं दो लोगों में से एक है जो इस शक्ति से पैदा हुए थे, और तभी असली सच्चाई सामने आती है। वानिशा ने काले कपड़े वाले उस आदमी का चेहरा देख लिया था और अब वह समझ चुकी थी कि वह कौन था। वह खून और मांस का हिस्सा था जो इस दुनिया में उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है हेल हाउस एलएलसी की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी। इस फिल्म ने हमें एक बार फिर यह एहसास दिलाया कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस शापित कहानी का अंत सच में हो गया है, या फिर अंधेरे में अभी भी कुछ छिपा हुआ है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।